नमस्कार साथियों, आज हम लोग हिंदी व्याकरण में शब्द विचार को पढ़ेंगे। शब्द विचार यानी हिंदी व्याकरण का आधारभूत है। अगर इसे आप अच्छी तरह से समझ गए तो व्याकरण को कहीं भी समझने में आपको कोई भी कठिनाई नहीं होगी। हम लोग विचार करते हैं और इसे अंग्रेजी में हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं। आप कुछ यहाँ पे चित्र देख रहे हैं, जैसे कार है, घोड़ा है, कमल है। कार क्या है? एक शब्द है जो दो वर्णों से मिलकर बना है। घोड़ा है, कमल है। आगे बात करते हैं, शब्द क्या होते हैं? तो एक अथवा अनेक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। यानी वर्ण यानी अक्षर, यानी एक होगा या एक से अधिक होगा, और जब वो एक जुड़ जाते हैं और उससे कोई अर्थ निकलता है, अर्थ की प्राप्ति होती है, तो उन्हें हम शब्द कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में जल, भारत, गंगा, इधर आदि इन शब्दों से किसी न किसी अर्थ का बोध होता है। यानी दूसरी जो बात है कि जो शब्द बनेंगे उनसे कोई न कोई अर्थ आवश्यक रूप से आपको प्राप्त होगा। इसी प्रकार देखिए, कुछ शब्द हैं जैसे बोटी है, वाटा है, बाना है आदि शब्द भी वर्णों के समूह हैं, पर उनमें किसी अर्थ का बोध नहीं होता है। अर्थ का बोध मतलब इससे किसी तरह के अर्थ की प्राप्ति नहीं होती है। और यह शब्द जो होते हैं, ये क्या होते हैं? निरर्थक शब्द कहे जाते हैं। एक वर्ण से बने शब्द, जैसे कुछ शब्द हैं जो कि केवल एक ही वर्णों से होते हैं, जैसे व, हाँ, न, आ। दो वर्गों से बने शब्द जैसे जग, मग, तब, रण आदि। जग यानी ज और ग मिल गया, दो वर्ण मिल गए। म और ग मिल गया, त और ब मिल गया तो तब, र और ड़ मिल गया तो रण। ये सब दो शब्दों से बने शब्द हैं, दो वर्णों से बने शब्द हैं। इसी प्रकार तीन वर्णों से बने शब्द जैसे कमल, नयन। इसी तरह से चार वर्णों से बने शब्द जैसे चारपाई। ठीक है, तो ये कई तरह से मतलब वर्णों के मेल से बनते हैं। हम लोग विशेषता की बात करते हैं। शब्द, पहली बात क्या है? शब्द वर्णों के समूह होते हैं। वर्ण मतलब अक्षर या ध्वनि, तो अक्षरों या ध्वनि के समूह होते हैं। दूसरी बात क्या है? इनसे किसी न किसी अर्थ का बोध होता है। यानी जो शब्द हैं वह तभी सार्थक हैं, यानी उनसे किसी भी तरह का अर्थ प्राप्त होता। वाक्य में प्रयुक्त होकर हमारे विचारों को अभिव्यक्त करते हैं। यानी ऐसे कोई शब्द अगर उनको हम बोलेंगे तो उतना हम समझ नहीं पाएंगे, परंतु जैसे हम उनको वाक्य में प्रयोग करते हैं तो जो हम कहना चाहते हैं उसको स्पष्ट रूप से वह व्यक्त करते हैं। यह स्वतंत्र अर्थ रखते हैं। यानी इनका अर्थ जो होता है किसी से कोई मतलब नहीं रखता है, बिल्कुल स्वतंत्र होता है। यानी शब्द जब तक रहते हैं वो पूरी तरह से स्वतंत्र अर्थ के होते हैं। अब देखते हैं शब्द और पद। यानी शब्द और पद में क्या अंतर है और शब्द और पद क्या है? तो शब्द क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं और निश्चित अर्थ प्रदान करते हैं। कोई भी शब्द होगा तो उसका एक निश्चित अर्थ होगा और वह स्वतंत्र होगा। मतलब जो अर्थ है वो जितना शब्द है उसके वो पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से अपना अर्थ प्रदान करेगा। जैसे लोग, रैली, आज, भाग। जबकि देखिए, शब्द जब वाक्य में प्रयोग होते हैं तब उनका स्वतंत्र अर्थ नहीं होता। जैसे हम वाक्य में प्रयोग करेंगे तो इन शब्दों का जो अभी स्वतंत्र रूप से, जैसे लोग हैं तो ये एक स्वतंत्र अर्थ प्रदान कर रहा है, रैली है तो यह भी एक स्वतंत्र अर्थ प्रदान कर रही है, आज है तो यह भी स्वतंत्र अर्थ प्रदान कर रहा है। लेकिन जैसे ही इनका वाक्य में प्रयोग कर देते हैं तब ये क्या होता है? इनका अलग अलग कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं रह जाता। जैसे आज लोग रैली में भाग लेंगे, जैसे ऊपर वाले में आपने देखा लोग, रैली, आज, भाग सब अलग अलग अर्थ दे रहे थे, परंतु जैसे इनको वाक्य में प्रयोग कर दिया, आज लोग रैली में भाग लेंगे, यहाँ पर अब आज और लोग का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रह गया, स्वतंत्र अर्थ नहीं रहा। शब्दों के प्रकार, तो ये शब्द 5 प्रकार के होते हैं और उनमें से पहला है उत्पत्ति के आधार पर, यानी किस तरह से उसकी उत्पत्ति हुई, कैसे वह बना, उसके आधार पर शब्दों के प्रकार हैं। फिर रचना के आधार पर, जब हम कोई चीज़ बनाते हैं तो उसके जो रचना है उसके आधार पर, अर्थ के आधार पर, जब वो अर्थ देते हैं तो उसके आधार पर भी शब्दों की प्रकार होते हैं। वाक्य में प्रयोग के आधार पर और व्याकरण के प्रकार के आधार पर, इस तरह से यह 5 प्रकार के शब्द होते हैं।
तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद। इसमें 4 प्रकार के शब्द आ जाते हैं, जिसमें तत्सम शब्द होते हैं, तद्भव शब्द होते हैं, देशज होता है और विदेशज शब्द आते हैं। तत्सम का तात्पर्य है, तत् का तात्पर्य है उसके, उनके, और सम का तात्पर्य है समान से, अर्थात जो शब्द संस्कृत के होते हैं। तो यहाँ पे याद रखिएगा हमेशा के लिए कि जो तत्सम शब्द होते हैं वो संस्कृत के शब्द होते हैं, और जैसा संस्कृत में रहते हैं वैसे ही सीधे लाके हिंदी में प्रयोग कर दिए जाते हैं। इसलिए उसको कहा गया तत्सम, यानी तत् मतलब उसके, उसके मतलब संस्कृत के समान, यानी उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया और उसे लाकर सीधा सीधा हिंदी में प्रयोग कर दिया गया। जैसे उदाहरण में देखिए, स्नेह, धैर्य, हस्त, यौवन, श्रृंगार, वंश, आम्र आदि तत्सम शब्द हैं। दूसरे शब्दों को हम देखते हैं, तद्भव शब्द। संस्कृत के ऐसे शब्द जिनको विकृत रूप में हिंदी में प्रयोग किया जाता है। होते तो वह संस्कृत के शब्द हैं तो मूलतः, परंतु उनको हम अपनी सुविधा के अनुसार तोड़ मरोड़ कर अलग ढंग से बोलते हैं, और ऐसे ही शब्द क्या होते हैं, तद्भव। तद मतलब उससे, उनसे, भव, भव मतलब उत्पन्न हुआ, बना हुआ। ठीक है, तो जैसे उदाहरण है यहाँ पर, जो पहले देखिए संस्कृत वाले में क्या था, स्नेह, अब यहाँ पर क्या हो गया, नेह। धैर्य का यहाँ पर क्या हो गया, धीरज, यानी स्नेह क्या था, तत्सम था, तो नेह उसका तद्भव हो गया, यानी विकृत रूप हो गया। धैर्य था तत्सम शब्द, तो धीरज क्या हो गया, विकृत रूप हो गया, तद्भव हो गया। हस्त जो होता है तत्सम शब्द होता है, तो उसका जो है विकृत रूप हाथ हो गया। यौवन जो तत्सम शब्द है, संस्कृत का शब्द है, उसका जो विकृत रूप है वो है यौवन। श्रृंगार है, श्रृंगार का जो तत्सम शब्द है उसका विकृत रूप श्रृंगार। ऐसे अन्य भी शब्द हैं, बांस, आम इत्यादि। देशज शब्द क्या होते हैं, तो देशज शब्द क्षेत्रीय बोलचाल के शब्द जो कि भाषा में प्रयुक्त होने लगते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, देशज शब्द कहते हैं। जैसे हम आप बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं, अब भारत जानते हैं विभिन्न भाषाओं का देश है, अलग अलग राज्य हैं, तो अलग अलग राज्यों में, उसमें भी राज्य में कई भागों में अलग अलग बोलियां हैं। उन बोलियों के शब्द कई बार जो है हिंदी में प्रयुक्त होते हैं और सामान्य रूप से प्रयुक्त होते हैं भाषा को आकर्षक बनाने के लिए, और ऐसे ही शब्दों को हम देशज शब्द बोलते हैं। अब जैसे उदाहरण के रूप में देख लीजिए, लकड़ी है, खिड़की है, थैला है, लागू है, झुग्गी है, खटपट है, मियाना है। लकड़ी को क्या कहते हैं, काष्ठ कहते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से आप अन्य शब्द भी देखेंगे कि जो उनका जो शुद्ध रूप है वह कुछ और है, परंतु क्षेत्रीय बोलियों में उनका रूप विकृत हो गया है और अब वह सामान्य रूप से हमारी हिंदी भाषा में प्रयोग होने लगे हैं। इसमें खटपट और मियाना 2 शब्द आए हैं। खटपट और मियाना ध्वनियों से उत्पन्न होने के कारण ध्वन्यात्मक शब्द कहलाते हैं। यानी कभी खटपट की आवाज़ होती है और बकरी है जैसे वो मियाना करती है, मिमियाती है, तो इस तरह से इनको ध्वन्यात्मक शब्द हम कहते हैं। विदेशज शब्द ऐसे शब्द जो विदेशों से लिए गए हैं, यानी विदेशियों के संपर्क में आने से उनके जो शब्द हम हिंदी भाषा में प्रयोग करने लगे हूबहू, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हमने किया, वह विदेशज शब्द के अंतर्गत आते हैं। जैसे गार्ड है वो अंग्रेजी का शब्द है, नमक है आपका फारसी का शब्द है, खत है वो अरबी का शब्द है, कैंची तुर्की का शब्द है, आचार पुर्तगाली शब्द है, इंजन फ्रांसीसी है, लीची चीनी शब्द है, रिक्शा जापानी, टेलीफोन यूनानी इत्यादि। तो कौन से शब्द विदेशज कहलाए जाएंगे, यानी कि वैसे शब्द जो हम विदेशी भाषाओं से ग्रहण कर लेते हैं और अपनी हिंदी भाषा में उनको जैसे का तैसा प्रयोग करते हैं, वे शब्द क्या कहलाते हैं, विदेशज शब्द। इसके अलावा देखिए 5 के अलावा एक और भी शब्द हैं, उनको हम लोग संकर शब्द कहते हैं। इसमें क्या होता है, संकर मतलब मिश्र, मिले हुए, मिलजुल से बने हुए। तो क्या होता है, दो भाषाओं के शब्दों से, 2 शब्दों नहीं 2 भाषाओं, यानी इसमें 2 भाषा होगी, एक हिंदी भाषा होगी तो एक अंग्रेजी हो सकती है, या संस्कृत हो सकती है, या अरबी हो सकती है, या फ्रांसीसी होती है। यानी 2 भाषाओं के शब्दों के संयोग से बने शब्द को हम क्या कहते हैं, संकर शब्द कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में वर्षगांठ। वर्ष क्या है, यानी साल, और गांठ मतलब गांठ जो बांधते हैं, बंधन। तो वर्षगांठ यानी जैसे शादी की सालगिरह होती है, या मतलब अन्य कोई जन्मदिन है,
तो इसको हम वर्षगांठ के रूप में देखते हैं और ये दो भाषाएं इसमें आप स्पष्ट रूप से देखते हैं। जैसे रेलगाड़ी, रेल क्या है, अंग्रेजी का शब्द है, जबकि गाड़ी हिंदी का शब्द है। टिकट, घर, टिकट है अंग्रेजी का शब्द, जबकि घर जो है हिंदी का शब्द है। इसी तरह से घड़ी साज, बेसमझ, डबल रोटी, हवादार आदि। यहाँ पर हमने कुछ उदाहरण आपको दिए हैं तत्सम शब्द के, इनको आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिएगा और परीक्षाओं के दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण है, अतः इसको अच्छी तरह से याद भी कर लीजिएगा। जैसे देखिए सिर का बड़ा सा स है, उसमें छोटी की मात्रा है और र है, तो उसका जो तद्भव क्या हो गया, छोटा सा है उसमें छोटी की मात्रा और र हो गया, सिर हो गया। गृह जो होता है तत्सम शब्द है, तो उसका क्या बन गया, घर। सायं का जो तत्सम शब्द सायं है, उसका तद्भव क्या बन गया, शाम। स्तंभ जो तत्सम शब्द है, उसका तद्भव बन गया खंभा। इस तरह से लौह जो तत्सम शब्द है, उसको हम तद्भव कहते में लाते हैं तो लोहा। आम्र जो तत्सम शब्द है वह आम। नासिका का नाक, कुपुत्र का कपूर। ठीक है, तो मौक्तिक को मोती, कोकिल को कोयल, सुपुत्र को सपूत, उल्लुक को उल्लू, मयूर मोर, घोटक को घोड़ा, मच्छिका को मक्खी, ओष्ठ को ओट, भ्रमर को भंवरा। इस तरह से और भी यहाँ पर उदाहरण दिए हैं। इसके नीचे साथ ही हमने हिंदी के जो महत्वपूर्ण जो विदेशों शब्द जो ग्रहण किए गए हैं, उनमें से भी दो के हमने उदाहरण दिए हैं। बाकी अपनी आप व्याकरण की पाठ्य पुस्तक से या फिर अन्य माध्यमों से आप उसको संग्रह कर लीजिए और उनको याद कर लीजिए, तो यह आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। अब हम लोग आते हैं रचना के आधार पर शब्दों के बारे में। तो रचना के आधार पर शब्दों के तीन भेद होते हैं और ये भेद क्या है, रूढ़ शब्द है, यौगिक शब्द हैं, योग रूढ़ शब्द हैं। रूढ़ शब्द में क्या होता है, ऐसे शब्द जो टूटने पर कोई अर्थ न दें और दूसरे शब्दों के मेल से बने हों। यानी ये पहली बात तो क्या होता है कि दूसरे शब्दों के मेल से बने होते हैं, और जब उनको तोड़ा जाता है तो क्या होता है, वो उनका कोई अर्थ नहीं निकलता, कोई भी सार्थक अर्थ नहीं निकलता है। जैसे जग, जग को तोड़ देंगे तो ज और ग हो जाएगा, जो कि निरर्थक हो जाएगा। सब, स और ब अलग कर दिया जाए दो वर्णों को, तो इनका कोई भी सार्थक अर्थ नहीं निकलेगा। धड़ को ध अलग कर दिया, ड़ अलग कर दिया जाए तो दोनों निरर्थक हो जाएंगे, इत्यादि। दूसरा जो है यौगिक शब्द है। यौगिक शब्द में क्या होता है कि ये जो शब्द हैं ये अन्य शब्दों के मेल से बने होते हैं। ठीक है, रूढ़ शब्द में क्या होता है, ये किसी अन्य शब्द के मेल से नहीं बने होते, यानी उसमें कोई भी दूसरे शब्द नहीं जुड़े होते। जबकि यौगिक में क्या होता है कि ये दो शब्दों के मेल से बने होते हैं। अब जैसे उत्तर देख लीजिए आप, पुस्तकालय, पुस्तकालय में दो शब्द हैं, कौन से हैं, पुस्तक धन आलय, पुस्तक भी है और आलय भी है, यानी पुस्तकों का घर बन गया पुस्तकालय। रमेश, रमेश यानी रमा और ईश, रमा जो है पार्वती जी को कहते हैं और ईश मतलब ईश्वर, इसलिए यह रमेश बन गए। योग ऋण शब्द क्या होते हैं, ऐसे यौगिक शब्द जो किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। विशेष अर्थ से तात्पर्य क्या होता है कि जब शब्द जुड़ते हैं दो शब्द और उनसे वो सामान्य अर्थ न प्राप्त होकर कोई तीसरा अर्थ ही प्राप्त हो जाता है। जैसे बहुब्रीहि समास आप पढ़ते हैं, ठीक उसी तरह से यहाँ पर क्या हो गया, जैसे नीलकंठ है, नीलकंठ यानी शंकर। ठीक है, पीताम्बर हो गया तो विष्णु आ जाएगा। ठीक है, अर्थ के आधार पर पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थी शब्द, एकार्थी शब्द, विपरीतार्थक या विलोम शब्द, चार प्रकार के शब्द होते हैं। पर्यायवाची शब्दों में क्या होता है, शब्दों के अर्थ में समानता होने पर उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। यानी कई शब्द होते हैं और जब उनके अर्थ एक समान होते हैं तो ऐसे शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं, पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे एक हमने यहाँ पर उदाहरण लिया हुआ है, बादल, बादल का क्या होता है, मेघ भी उसको कहते हैं, घन भी कहते हैं, नीरद और जलद भी कहते हैं। इसी तरह से आप देख लीजिए कमल को क्या बोलते हैं, जलज, तोयज, सलील, उदक। पानी को हम लोग कहते हैं नीर, तोय, सलील। ठीक है,
इसी तरह से आप देखिए अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द से तात्पर्य है ऐसे शब्द जिनके अर्थ अनेक होते हैं। जैसे वर्ण, हमने उदाहरण लिया है तो वर्ण को हम अक्षर भी जानते हैं, उसका अर्थ निकलता है, ब्रह्मा भी निकलता है, अविनाशी, अपरिवर्तनशील। इसी प्रकार से उत्तर होता है, जो उत्तर से एक तो अर्थ वो सूचक होता है, परिणाम का सूचक, और दूसरा होता है उत्तर एक दिशा भी होती है। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं। आगे है एकार्थी शब्द। जिन शब्दों का केवल और केवल एक ही अर्थ होता है, चाहे वो कहीं भी किसी रूप में प्रयोग किए गए हों, ऐसे शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं? एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे हो गया पूजा, हो गया पूजा, आप चाहे जहाँ भी प्रयोग करेंगे उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो उसका अर्थ एक ही निकलेगा। मित्र, भ्रम, भक्ति, ये सब ऐसे शब्द हैं। और भी आप शब्दों को ढूंढ सकते हैं जो कि उनका अर्थ जो है अपरिवर्तित रहता है। और अंत में देखिए विपरीतार्थक शब्द। विपरीतार्थक मतलब विपरीत अर्थ वाले शब्द, विपरीत धन अर्थ, विपरीतार्थक, यानी जो शब्द ऐसे होते हैं जिनका की अर्थ क्या होता है? विपरीत होता है एक दूसरे से। उन शब्दों को हम विपरीतार्थक या विलोम शब्द कहते हैं। जैसे श्वेत का क्या हो जाता है? विलोम श्याम। सीधा का विपरीतार्थक क्या होगा? उल्टा। मोटा का क्या होगा? पतला। अगला वाक्य में प्रयोग के आधार पर। तो वाक्य में जो प्रयोग के आधार पर दो ही प्रकार के शब्द मूल रूप से होते हैं, वो होते हैं विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द के अंतर्गत ऐसे शब्द आते हैं जिनका रूप परिवर्तित होता रहता है। वाक्य में आप जैसा प्रयोग करेंगे तो उनका रूप जो क्या हो गया? परिवर्तित हो जाएगा। उसको हम जैसे चाहेंगे उस तरह से प्रयोग कर सकते हैं। जैसे एक वचन से बहुवचन बना दिया, ठीक है। बच्चा का क्या हो गया? बच्चों, बच्चे। तू का तूने, तुम, तुझे, तुम्हें इत्यादि। तो ऐसे शब्द आप देख रहे हैं कि इनका जो है वाक्य के अनुसार हम उसका रूप परिवर्तित कर लेते हैं। इनको हम लोग क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। अब विकारी शब्द में कौन कौन व्याकरण के शब्द आते हैं उनको आप देखिए तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विकारी शब्द होते हैं। चार शब्द होंगे। कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। एक शब्द क्या हो गए? विकारी शब्द होंगे, यानी इनका रूप परिवर्तित होता रहता है वाक्य में प्रयोग के अनुसार। अविकारी शब्द, जिन शब्दों के रूप कभी भी परिवर्तित नहीं होते हैं उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। यानी ये निश्चित रूप से बने रहेंगे, अपरिवर्तनशील बने रहेंगे। जैसा आप प्रयोग कर देंगे वही उसका वो रूप रहेगा, उसमें हम कोई भी बदलाव नहीं कर सकते हैं। जैसे अभी, यहाँ, धीरे धीरे, तक, भर और इत्यादि। तो इन शब्दों का पहले तो बात तो क्या, रूप परिवर्तित नहीं होता है। और इन विकारी शब्दों में कौन कौन व्याकरणिक शब्द आते हैं? तो उनमें है क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ये सारे के सारे क्या हैं? अविकारी शब्द होते हैं। यानी कौन कौन से? क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। चार प्रकार के जो व्याकरण के शब्द हैं वो अविकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं। व्याकरण के आधार पर जो शब्दों के भेद होते हैं वह 8 प्रकार के होते हैं। और व्याकरण को आप अच्छी तरह से जानते हैं। और मेरे ख्याल से जब यह आप वीडियो देखेंगे तो इससे आपको परिभाषा भी समझ में आएगी और उदाहरण भी समझ में आएगा। तो कहीं भी आपको पढ़ने में, समझने में इसको आसानी होगी। तो जो 8 प्रकार के शब्द हैं उनमें सबसे पहले आप नाम लेते हैं संज्ञा का। बहुत ही चर्चित है और आपकी परीक्षा में खूब पूछा जाता है। संज्ञा क्या होते हैं? नाम वाले शब्द होते हैं। किसी भी स्थान का नाम होगा, किसी व्यक्ति का नाम होगा, किसी वस्तु का नाम होगा, या किसी प्रकार का भाव आप व्यक्त कर रहे हैं उसका नाम होगा, या कोई धातु है उसका नाम होगा, या कोई समुदाय है उसका नाम होगा। यानी कुल मिलाकर संज्ञा क्या होते हैं? नाम वाले शब्द होते हैं। जैसे उदाहरण में हमने दिया राम, श्याम, दिल्ली, बुढ़ापा, सोना, भीड़, सवार, गाड़ी, घर, विद्यालय, लकड़ी आदि। तो राम श्याम तो क्या हो गया? व्यक्ति के नाम हो गए। दिल्ली स्थान का नाम हो गया। बुढ़ापा आपका जो है भावनात्मक नाम हो गया। सोना आपका धातु हो गया। भीड़ समुदाय, समूह हो गया। सवार क्या हो गया? ये व्हीकल हो गई, ठीक है। व्हीकल पर जो सवारी करता है, राइडर जिसको बोलते हैं। और गाड़ी, गाड़ी जिस पर हम सवार होकर कहीं भी जाते हैं। घर है, विद्यालय,
ये दोनों स्थान के नाम हो गए, लकड़ी क्या हो गया, वस्तु का नाम हो गया। इसी प्रकार से देखिए दूसरा जो शब्द है वह सर्वनाम है। संज्ञा के बदले प्रयोग किए जाने वाले शब्द होते हैं। जब हम कोई वाक्य, जब किसी के बारे में हम कुछ बात लिखते हैं और बार बार उसके नाम की आवृत्ति करते हैं तो ना वो जो है क्या हो जाता है, थोड़ा भद्दा लगने लगता है। इसलिए उसको रोचक बनाने के लिए हम संज्ञा के यानी नाम के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग करते हैं और इससे वाक्य हमारा आकर्षक बनता है। और ऐसे शब्दों को ही हम सर्वनाम कहते हैं, जैसे वह, यह, तुम, मैं, हम, इनका, तुम्हारा। याद रखिए, इनको हम अलग से जो वीडियो बनाएंगे उसमें हम इनकी परिभाषा और इनका प्रयोग बखूबी अच्छी तरह से बताएंगे, परंतु आप यहाँ पर सामान्य जानकारी के लिए इतना जान लें और उम्मीद है कि केवल इतना से ही आपका बहुत सारा सा काम आसान हो जाएगा। अगला विशेषण है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण शब्द कहलाते हैं। ये बच्चा कोई भी है, आप छठवीं में भी पढ़े होंगे, इसके पहले भी जब कभी व्याकरण की बात आती है, विशेषण की बात आती है, क्लास 3 4 में भी आप पढ़ते हैं, 5 में भी पढ़ते हैं। यानी कौन सा एडजेक्टिव इसको इंग्लिश में कहते हैं, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता जो बताता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। जैसे बड़ा, अच्छा, सफ़ेद, ईमानदार, स्वच्छ, झूठा आदि। क्रिया, क्रिया से क्या होता है, किसी भी कार्य के होने का पता चलता है। जैसे उठना, पढ़ना, खाना, बैठना, सोना, जागना, दौड़ना, टहलना, रोना, ये सारे के सारे क्रिया शब्द हैं जिससे किसी कार्य के होने का पता आपको चल रहा है। क्रिया विशेषण में क्या होता है, जो क्रियाओं की विशेषता बताते हैं, यानी ये कार्य हो रहा है उसका तरीका क्या है, उसका ढंग क्या है, उसमें समय क्या है, वो कहाँ पर हो रहा है। तो ऐसे जो है शब्द जो होते हैं वो क्रिया की जो विशेषता बताते हैं, इसीलिए उनको क्रिया विशेषण शब्द कहते हैं। जैसे अचानक, कल, अत्यंत, यहाँ आदि। मैं वीडियो में अलग से इनको बताऊंगा, परंतु आप जान लें कि कौन से शब्द क्रिया विशेषण के शब्द आते हैं। और आपसे हमारी अनुरोध है कि आप लोग क्रिया विशेषण के और शब्द संग्रह करके उन्हें याद कर लेंगे। अगला, संबंध बोधक शब्द। ऐसे शब्दों से संबंध स्थापित किए जाते हैं, यानी संबंध स्थापित करने में ये सहायक होते हैं। जैसे का, की, में, तुम्हारा, उसका आदि। जैसे यह पुस्तक उसकी है, ठीक है। यह पेन मेरे भाई का है, मेरे भाई का है यानी संबंध क्या हो गया, का संबंध जोड़ रहा है, ठीक है। बिल्ली रसोई घर में है, तुम्हारा भाई कहाँ है, यानी भाई किसका है, तुम्हारा है, तो तुम्हारा वहाँ पे क्या बता रहा है, संबंध बता रहा है। उसका घर किधर है, उसका किससे संबंध बता रहा है, घर से। घर है तो किसका है, उसका है, और वह किधर है। समुच्चय बोधक, यानी ये जोड़ने वाले शब्द होते हैं। जोड़ने यानी कोई भी दो वाक्य होंगे उनको जोड़ेंगे, ठीक है। जैसे मैं गाना गा रहा था कि कि तभी पिताजी प्रवेश किए, यानी मैं गा रहा था और पिताजी प्रवेश किए। दो अलग अलग शब्द थे, वाक्य थे, परंतु उनको जोड़ा किसने, की ने। तो इसी तरह से की, तो, पर, परंतु और आदि, ये सब क्या होते हैं, समुच्चय बोधक शब्द होते हैं जो कि जोड़ने का कार्य करते हैं। अंतिम है विस्मयादिबोधक शब्द, जिसको एक्सक्लेमेटरी वर्ड भी आप कहते हैं, जिसमें आप सरप्राइज व्यक्त करते हैं। जैसे अच्छा, बाप रे बाप, छी, अरे आदि। यानी जैसे कोई बहुत अच्छा का बात होती है, अचानक आप चौंक जाते हैं तो बोले अच्छा, तो तुम्हारी ये हिम्मत है ना। बाप रे बाप, यानी कोई ऐसा थोड़ा भारी काम होता है तब वो कहते हैं बाप रे बाप, इतनी तेज धूप में मैं तो नहीं जाऊंगा बाहर, मैं छी। यानी जब कुछ इस तरह का देखते हैं कि जो कि जो सामाजिक नहीं है या फिर गंदगी है, तो वहाँ पर हम छी शब्द का प्रयोग करते हैं आश्चर्य से। अरे, अरे यानी अरे आज बादल घिर गए। तो बच्चों, उम्मीद है कि आपको यह वीडियो बहुत पसंद आएगा और आपकी जानकारी के लिए महत्वपूर्ण है। और चूँकि व्याकरण का है और वह व्याकरण किसी भी कक्षा के लिए महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको भाषा को समझनी है तो व्याकरण समझना है, और व्याकरण
में जो उसके भाग हैं उनको अच्छी तरह से समझना है, तो आप इससे फ़ायदा लें। धन्यवाद।